देखी थी या जो भी, तो देखिए अगर हमारे किसी भी प्रीमाइसेस में अगर कोई सर्वर लगा हुआ है तो वो सर्वर लोकली एंड रिमोटली दोनों एक्सेस हो सकता है। डिपेंड्स करता है कि उस सर्वर पे किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है एंड उसकी कनेक्टिविटी पब्लिक नेटवर्क के थ्रू कैसे है, इस पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने एक सर्विस का नाम सुना है, वीपीएन? यस सर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये वीपीएन उसमें से एक एग्जांपल है। और ऐसे भी आज की डेट में हम लोग मोस्टली रिमोटली लॉग इन करते हैं, रिमोटली कहीं से भी लॉग इन होके कहीं भी काम कर सकते हैं। इवन कि आप अपने लैब के अंदर जो है जो देख लें, मान लो अभी आपने कोई नेटवर्क खास नहीं देखा है, तो लैब का नेटवर्क तो है जहां पे मल्टीपल मशीन्स लगे हुए हैं, तो वहां पे भी आप एक मशीन से किसी भी दूसरे मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। आप सीधा सीधा एक एग्जांपल डालूं कि आप पूरे कॉलेज में किसी भी कॉर्नर में किसी भी मशीन पे चले जाएं, अगर सारी मशीनें एक नेटवर्क में हैं तो आप उस मशीन से अगले किसी भी मशीन को जिसका आपको ऑथेंटिकेशन पता हो, यानी कि यूजर आईडी पासवर्ड, तो उसको आप शट डाउन कर सकते हैं। मान लो 10th फ्लोर पे मेरी मशीन रखी थी, मैं आ गया नीचे, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को ध्यान आ रही मैंने अपनी मशीन बंद नहीं की, मैं नीचे रिसेप्शन काउंटर के मशीन से अपनी मशीन शट डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, ठक से वहीं से बंद कर दिया, लॉग इन कर सकता हूँ। चलो मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही काम कर रहा हूँ, फिर मेरे को वापस उधर जाना पड़ेगा, मैं यहीं से लॉग इन होकर के उस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। बट इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वगैरह होती है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है सर, एसएसएच भी ऐसा ही कुछ है? हाँ, टेलनेट, एसएसएच इसी तरीके की सर्विस है। ठीक है, एससीपी, विन एससीपी, ये सब ऐसी ही सर्विसेज हैं जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। टेलनेट तो आपके सिस्टम में भी होगा, टेलनेट क्लाइंट होगा। कभी आप कंट्रोल पैनल का प्रोग्राम्स एंड फीचर्स खोल के देखिएगा, उधर आपको दिखाई देगा। एसएसएच स्पेशली जो है वो आपके लिनक्स की सर्विस है, टेलनेट भी लिनक्स की सर्विस है, लेकिन टेलनेट स्पेशली आपको विंडोज में यूज होता है। अब विंडोज 10 से जो है ये फीचर थोड़ा चेंज कर दिया गया है। विंडोज 10 से सिर्फ क्लाइंट फीचर आपको आता है एंड सर्वर फीचर जो है वो रिमूव कर दिया गया। विंडोज 7 तक ये था, टेलनेट क्लाइंट एंड सर्वर बोथ था। ठीक है, और कोई डाउट है? सर एक डाउट है। हाँ जी बोलिए अभिषेक। सर जैसे मतलब एक जैसे अगर सेफ्टी की बात करें तो सर एक ओएस की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, फीचर्स है जो उसकी लेवल ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी का डिसाइड करते हैं कि कितना सिक्योर है वो ओएस? कितना सिक्योर है वो ओएस? यस सर, जैसे सिक्योरिटी मामले में, जैसे सिक्योरिटी के मामले में लिनक्स को ज्यादा सिक्योर माना जाता है विंडोज से, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है कि सर उसको ज्यादा सिक्योर माना जाता है? आएंगे उसी पॉइंट पे आ जाएंगे कि लिनक्स सिक्योर क्यों है। ठीक है, अभी तो फीचर्स हमने पढ़ना ही शुरू किया है, फिर आएंगे उस चीज को भी देखेंगे क्यों सिक्योर है ना। तो अभी आगे का टर्म है हाँ सर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल हो सकता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, डिपेंड करता है कि उसकी नीड है क्या। अगर अभी देखिए जैसे एंड्रॉइड अभी सिर्फ फोन्स पे यूज हो रहे हैं मोस्टली, ठीक है गौरव? यस सर। अभी एंड्रॉइड ओएस जो है वो आपको फोन के यूज हो रहे हैं,
गौरव, इधर कंसंट्रेट करोगे तब तो मैं आंसर कर रहा हूं, तुम कहीं और हो हैं। सर कोई आ गया था। अच्छा चलो कोई नहीं कोई नहीं। अभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है, ओएस जो है वो यूज आ रहा है मोस्टली हमारे फोन पे। इट इज नॉट फॉर अभी कंप्यूटर के लिए नहीं है कि हम किसी कंप्यूटर पे इसको रन कराएं। वैसे डेवलपर इसे डेवलप कर भी रहे हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशन तौर पे आ रहा है जो विंडोज के साथ में इंटीग्रेट होके काम कर ले। ठीक है, तो जब ऐसा सीन आएगा तो हम देखेंगे कि हाँ ये भी मल्टी यूजर हो सकता है कि नहीं। वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो मल्टी यूजर हो, सिंपल है, लेकिन एज सच हमारी नीड नहीं है अभी। जब ये कंप्यूटर के लिए भी आ जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसे मल्टी यूजर और मल्टी यूजर होना पड़ेगा। मेरा फोन में जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है सर, तो इसमें सर मल्टी यूजर का ऑप्शन आता है सर, स्विच यूजर करके न्यू यूजर और लॉग इन कर सकते हैं। ये कौन से फोन में देखा है आपने? मैंने नहीं देखा है। मैं दिखाऊं सर कैमरा से? नहीं नहीं, आप ऐसे ही बोलिए कौन सा फोन है, मल्टी यूजर कैसे? ये देखिए सर, इसमें सर हम स्विच कर सकते हैं, 3 यूजर आ सकते हैं सर कैमरा में। अच्छा सर ये इसमें स्विच यूजर का ऑप्शन आता है सर, हाँ गुड। न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं। हाँ तो फिर आप कर सकते हैं, आपके फोन में अगर ये फीचर दे रहा है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ये मल्टी यूजर हो गया। आप स्विच यूजर कर लें, लॉग आउट कर लें, जैसे भी कर लें आप कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हमारा फोन क्या होता है, हमारे अपने यूज के लिए होता है। तो अगर आपके फोन में कौन सा ओएस है आप में, या किस कंपनी का फोन है? ओप्पो का है सर। ओप्पो का है, नया है फोन? Yes, sir. अच्छा ठीक है, आ गया है Yes, फीचर, sir. बढ़िया। अगर ऐसी फीचर आ गई है तो इट्स गुड, इट्स गुड। बट चलो ठीक है, अब आपके पास में अगर आपका फोन मल्टीपल लोग यूज करेंगे तो वैसे केस में आप स्विच अकाउंट करके दे सकते हैं उनको। ठीक है, ये वही चीज है जिसकी बात हम कर रहे थे। सर हाँ बोलिए, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बच्चे। सर मल्टी यूजर हम लोग किसे कहते हैं? एक 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 डिवाइस को एक बार में 2-3 लोग यूज कर सके, या फिर एक डिवाइस को स्विच करके 2-3 लोग यूज कर सके? ये दोनों ही होते मल्टी हैं, यूजर किसे कहेंगे? ये दोनों ही होते हैं मल्टी Excuse me, sir. यूजर। अभी एक जन क्वेश्चन पूछ रहे तो उसका आंसर कर लूंगा तभी आपके पास आऊंगा। गौरव, सर मैं वीडियो ऑफ करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए सर। हाँ वीडियो ऑफ करना चाहते हो तुम? Yes, sir. ठीक है ना? Okay, sir. हाँ बोलिए बच्चे, कौन थे? कोई क्वेश्चन अभी पूछ रहे थे? हाँ अमन बोलिए। यस सर, हाँ। अमन सर। हाँ बोलिए अमन। सर वही तो हाँ सर मल्टी यूजर किसे बोलते हैं? देखो, मल्टी यूजर जिसमें एक साथ मल्टीपल यूजर्स जो है वो वर्क कर सकें। अब ये वर्क करने का तरीका जो एक होता है कि यूजर को लॉग आउट करके वर्क करें, तो जब लॉग आउट ही कर गए तब तो उस यूजर को बंद कर दिया हमने। लेकिन जब हम वहीं पे स्विच यूजर की फैसिलिटी Yes, यूज sir. करेंगे तब तो प्रीवियस यूजर वर्किंग है और हमारा न्यू यूजर लॉगिन हो गया, राइट? Yes, तो ये फैसिलिटी होगी Yes, कि sir. एक ही मशीन पे मल्टीपल यूजर कैसे काम करेंगे। काम तो कोई एक ही यूजर एक बार में करेगा, लेकिन अगर पिछले यूजर ने अपना कोई प्रोसेस रन कराया है तो उसका प्रोसेस रन करता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। और दूसरा यूजर भी अपना प्रोसेस रन करा रहा है, तीसरा भी करा रहा है। तो लेकिन हाँ, जहां तक इंटरैक्शन की बात है तो एक बार में एक ही यूजर इंटरैक्ट हो रहा है। अब यहीं पे अगर हम रिमोट एक्सेसिंग दे देते हैं उसी मशीन की दूसरे मशीन से, तो सारे यूजर एक साथ लॉग इन करेंगे डिफरेंट मशीन्स के हेल्प से। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। नाउ अब चलें अपने
लिनक्स का मल्टी यूजर, तो लिनक्स भी मल्टी यूजर है, विंडोज भी मल्टी यूजर है आज के डेट में। अभी देखिए एक बच्चे ने फोन दिखाया कि उसके पास ही मल्टी यूजर की फीचर है उसके फोन में। इट्स गुड। मल्टी यूजर का मेन हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अब लिनक्स में भी मल्टी यूजर हैं। अब आते हैं कि जैसे अब उसके और कुछ ये फीचर्स, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, काफी टाइम निकल गया इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करते करते। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। Now screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ये देखो मैंने कुछ नोट्स पे ऑलरेडी काम कर लिया है, जिससे रिटर्न हो तो आपको मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर पाऊं। अब देखो नेक्स्ट जो फीचर आता है जो लिनक्स को अलग कर रहा है विंडोज से, वो है इसके हार्ड डिस्क के बारे में। अब आप लिनक्स में विंडोज में कभी कोई पार्टीशन क्रिएट किए? मैंने जैसा लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपकी, जो मैं पिछली क्लास ले रहा था, उसमें पार्टीशन क्रिएट करने के लिए, पार्टीशन यानी ड्राइव। Yes, sir. तो उधर जब आप ड्राइव क्रिएट करते हैं तो आपके ड्राइव का लेटर कैसा होता है? C, D, E इस तरीके से, Alphabetical. अल्फाबेटिकल। Yes. ठीक है। अब यहां पे जो आपका हार्ड डिस्क है लिनक्स के केस में, वो हार्ड डिस्क जो SD या HD के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पुराने OS पे ये HD होता था, अब जो है ये SD है। और इसमें जितने नंबर ऑफ हार्ड डिस्क लगे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग इसके नेम होते हैं, लाइक SDA, SDB, SDC। फॉर एग्जांपल आपके लिनक्स सिस्टम में एक हार्ड डिस्क तो मतलब कोई भी आपका नॉर्मल आपका PCB है तो उसमें एक हार्ड डिस्क तो है। उसके बाद आप अगर पेन ड्राइव लगाते हैं तो पेन ड्राइव को एज अनदर हार्ड डिस्क को ट्रीट करता है लिनक्स, और उसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? SDB। क्योंकि पहला हार्ड डिस्क आपका है तो वो SDA हुआ, दूसरा हार्ड डिस्क एज अ ट्रीट हो रहा है आपका पेन ड्राइव तो वो SDB हुआ। अगर मल्टीपल हार्ड डिस्क ही होते हैं हमारे कंप्यूटर पे तो SDA, B, C, D, E इस तरीके से वो जाना जाता है एंड सो ऑन। अब ये तो चलो हार्ड डिस्क को ये नेम है, लेकिन हार्ड डिस्क पे जो पार्टीशन या ड्राइव बनते हैं, ये सारे पार्टीशन के नंबर कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे विंडोज में ABCDE होता है, यहाँ पे इनके नाम होते हैं। अगर आपने पहले हार्ड डिस्क में पार्टीशन क्रिएट किया है तो SDA, A फॉर फर्स्ट हार्ड डिस्क, एंड उसके ऊपर जो पहला पार्टीशन या ड्राइव है तो वो एक नंबर से रिप्रेजेंट होगा, मींस लाइक 1, 2, 3, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका SDA हार्ड डिस्क है तो उस पर आप पार्टीशंस क्रिएट कर रहे हैं
तो वो इस तरीके से नोन होगा, SDA1, SDA2, SDA3, राइट। लिनक्स की एक चीज और है, इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को? सर एसडी का मतलब क्या हुआ इसमें सर? ये हार्ड डिस्क रिप्रेजेंट करता है सर। नहीं सर, स्मॉल लेटर है ये, ठीक है। कुछ टाइम में कुछ जगहों पे कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कि एसडी का मतलब साटा हार्ड डिस्क, एचडी का मतलब पाटा हार्ड डिस्क, बट इट इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये जो हमारे हार्ड डिस्क है जिसपे हम ये पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, तो लिनक्स में एक पॉइंट और आता है कि लिनक्स हर चीज को एज अ फाइल ट्रीट करता है। हर चीज उसके लिए एक फाइल है। हाँ सॉरी, मैंने लिखा हुआ है नीचे। देखो लिनक्स हर चीज को एज अ फाइल ट्रीट करता है। तो ये SDA या SDA1, 2 ये सब एज अ फाइल ट्रीट होता है, ठीक है। इसलिए इनके नाम भी आपको स्मॉल लेटर में दिख रहे हैं। अगर कहीं मेरे से कैपिटल टाइप हो गया हो तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये हमेशा, इवन की लिनक्स के लिए उसका रैम भी एक फाइल है, हार्ड डिस्क भी एक फाइल है, हार्ड डिस्क के अंदर बनने वाले पार्टीशंस भी एक फाइल है, ठीक है। जबकि विंडोज में ऐसी बात का जिक्र नहीं होता है, ठीक है। अब आपके विंडोज में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जनरली वो अकाउंट होता है जो आप इंस्टॉलेशन के टाइम में क्रिएट कर लेते हैं। यस सर। Yes, sir. है ना। और लिनक्स के केस में जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है वो होता है रूट, ROOT रूट, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और दूसरा जो अकाउंट है वो जाना जाता है एज अ लोकल अकाउंट। तो विंडोज में आप क्या करते हो, आप जब सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो आप अपने नाम से खुद का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बना लेते हो और उससे सिस्टम वाइज सारे चेंजेस करते हो। जैसी नीड आई, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, रिमूव करना है, न्यू यूजर क्रिएट करना है, कोई फीचर्स ऑफ करना है, कोई ऑन करना है, अपने नेटवर्क की IP चेंज करनी है, मतलब ये जितनी भी बातें मैंने बोली हैं ये सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने विंडोज पे कोई लोकल अकाउंट क्रिएट करते हो, ठीक है, लोकल यूजर, तो वो लोकल यूजर मैंने जितने टास्क बोले वो नहीं कर सकता है, आपके सर्विसेज में चेंज नहीं कर सकता है, न्यू सर्विसेज नहीं डाल सकता है, रिमूव नहीं कर सकता है, नए यूजर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता है, ठीक है। बट सर हाँ सर लेकिन जो न्यू यूजर है अगर उसको पासवर्ड पता है जो एडमिन यूजर है तब तो कर सकता है शायद। सर ये तो डेफिनेटली कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। सर उसको बस पासवर्ड पता है हैं? सर, बस पासवर्ड ही रिक्वायरमेंट है ना सर की, और भी कुछ चाहिए? अगर जो न्यू यूजर है उसको एज ए एडमिन यूजर बनके कुछ अगर काम करना है ये तो ओएस पे। सर कुछ जगहों पे तो पासवर्ड से काम चल जाएगा, एक कुछ जगहों पे होने ही नहीं देगा, बोलेगा नो, यू हैव नो प्रिविलेज। सर अब जैसे आप यूजर ही अकाउंट बना के देख लो, वो आपसे पूछेगा ही नहीं पासवर्ड, बोलेगा भी नहीं डालने को, लेकिन वही शेयरिंग करो तो पासवर्ड डाल के कर सकते हो। तो कुछ जगहों पे तो प्रिविलेज दे देगा लेकिन बाकी जगहों पे नहीं। आपसे वो पूछेगा तब ना आप पासवर्ड डालोगे,
अगर सीधे डिनाई कर देगा तो फिर कहां से पासवर्ड डालोगे, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, ये तो खैर विंडोज की बात। सर। खैर विंडोज की बात हमें बार बार करनी भी है क्योंकि हम आप सब जो हैं वो ज्यादा फैमिलियर होते हैं विंडोज से। अब उसी से रिलेट करते हैं लिनक्स को। लिनक्स में जब आप इंस्टॉल करेंगे तो लिनक्स, पर्टिकुलरली मैं RHEL की बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रेड हैट इंटरप्राइजेज लाइनक्स, उसी का लाइनक्स है। बाकी उबंटू है, मिंट है, फेडोरा है, डेबियन है, बहुत सारे हैं, ठीक है, सब ये सब इसी से निकले हुए हैं। ओवरऑल कोर कॉन्सेप्ट सबका अपना ही है, लिनक्स का ही है, या यूं कह लो बेसिक जो है वो यूनिक्स ही है। इसलिए बहुत सारे कमांड्स आपको ऑलमोस्ट हर सिस्टम पे मैच करेंगे। खैर लिनक्स में जब आप उसको इंस्टॉल करोगे ना, वो आपसे पूछता है कि रूट यूजर का पासवर्ड क्या होगा। आप रूट यूजर का पासवर्ड देते हो और साथ में वो आपसे पूछता है कि लोकल अकाउंट कौन सा। आप लोकल अकाउंट भी क्रिएट करते हो इंस्टॉलेशन के टाइम। जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो आपको सब कुछ हो गया, मशीन बन जाएगी। जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो रूट यूजर दिखेगा ही नहीं, सिंपल लोकल यूजर ही डिस्प्ले पे आता है। सर ये रूट यूजर क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, अभी जो बताया मैंने कि लिनक्स में एडमिनिस्ट्रेटर रूट होता है, ठीक है, यस सर यस। रूट के नाम से, ROOT रूट के नाम से जाना जाता है। इवन लिनक्स कहती है कि आप अगर इस मशीन पे वर्क करना चाहते हैं तो आप कभी भी रूट से लॉगिन ना करें फॉर हाई सिक्योरिटी, क्योंकि जब आप लोकल यूजर से यूज करने बोलता है। हाँ जी, अगर आप लोकल यूजर से लॉगिन हैं तो वैसे केस में जब भी आप कोई डिफरेंट टास्क करने जाएंगे, आप खुद, आप लीगल यूजर हैं, आपका मशीन है वो, फिर भी आप अगर गलती से भी कोई गलती करने जा रहे हैं, एक बार वार्न करेगा आपको, वो आपसे रूट प्रिविलेज मांगेगा। जैसे ही रूट प्रिविलेज मांगेगा एक बार तो आदमी का दिमाग घूमता है, अच्छा क्यों मांग रहा है यार। खैर वो मना करता, फिर भी लॉगिन करने की भी फैसिलिटी देता है। आप जो है रूट से लॉगिन हो सकते हैं, सारे टास्क कर सकते हैं। लिनक्स के केस में ये जो यूजर अकाउंट का फंडा है, यहीं पे बहुत ज्यादा यूज होता है एज अ क्लाइंट ओएस एंड सर्वर ओएस के तौर पे भी यूज होता है। उबंटू में रूट यूजर का कोई पासवर्ड ही नहीं होता बाय डिफॉल्ट। उबंटू में सारे काम रूट के सूडो के हेल्प से होते हैं। मैं आगे समझाऊंगा, अभी मैं कमांड नहीं बोलना चाह रहा। वो मतलब लोकल यूजर के प्रिविलेज से ही आप रूट में लॉगिन कर सकते हैं, जिससे ये डेटाबेस क्रिएट हो सके कि आखिर किस यूजर ने इस टास्क को परफॉर्म किया, क्यों ऐसा हुआ, जिससे आप कल के डेट में अगर कोई लॉग फाइल निकालते हैं अपने ही सिस्टम से तो आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिल सके कि ये एक्टिविटी किस यूजर ने किया। ठीक है, अब आपके लिनक्स में जब ये डिफरेंट यूजर्स वर्क करते हैं तो यहां पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी जस्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले एक सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आई थी, तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो लिनक्स में कोई भी टास्क इस तरह का परफॉर्म करने के लिए अलग से सिक्योरिटी होती है, जिससे बोलते हैं हम लोग SC लिनक्स, जो लिनक्स को हाईली सिक्योर करता है। आप लिनक्स में आप एज अ रूट यूजर होने के बावजूद भी आप अगर चेंज करना चाहेंगे तो बोलेगा पहले फाइल में जाके चेंज करो, तब चेंज होगा, ऐसे नहीं। क्योंकि लिनक्स में हर एक टास्क के लिए कोई ना कोई स्क्रिप्ट फाइल होती है, उस स्क्रिप्ट फाइल में आपको जाके चेंजेस करना पड़ता, फायरवॉल में जाके सेटिंग करनी पड़ती है, तब वो एक्टिविटी परफॉर्म होती है। विंडोज में एज सच इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसलिए विंडोज इजीली एक्सेस हो जाए। तो समझ में नहीं आया सर, एक दोबारा रिपीट कीजिए ना। कह रहा हूं कि लिनक्स के केस में अगर आप कोई सिस्टम में एज अ रूट यूजर भी चेंज करना चाहते हैं
तो वो चेंजेस तभी होंगे जब उस सर्विस से रिलेटेड स्क्रिप्ट फाइल में चेंज करें और अपने सिस्टम के फायरवॉल में की सेटिंग में भी जाके चेंज करें। और ये सारे चेंजेस जो हैं वो स्क्रिप्ट फाइल में मैन्युअली एडिट करके होता है, कमांड्स के थ्रू होता है, ऐसा नहीं बस सिंपली ओके नेक्स्ट और फिनिश। इसलिए लोगों को लिनक्स थोड़ा टेढ़ा लगता है, ये काम करने के पीछे बहुत पापड़ बिलवाता है। ठीक है, कुछ लोग उसका भी शॉर्टकट तरीका निकालते हैं जब वो फ्रेशर होते हैं। स्क्रिप्टेड फाइल में होता क्या है सर? स्क्रिप्ट या यूं समझ लो, सिंपली सिंपल लैंग्वेज में बोली तो प्रोग्राम। मतलब हर एक फाइल का एक प्रोग्राम बना होता है पहले से? डेफिनेटली बना होता है। तो अगर कुछ भी अगर हम लोग को फाइल में चेंज करना हो तो पहले हम लोग को वो प्रोग्राम चेंज करना हो। फाइल में नहीं, आपको अगर सर्विसेज रिलेटेड चेंजेस करने हैं तो आपको उस स्क्रिप्ट फाइल में जाके चेंज करना पड़ेगा थ्रू द कमांड और डायरेक्ट बाय यूजिंग द फाइल, मतलब प्रोग्राम फाइल, स्क्रिप्ट फाइल। यस सर। ठीक है, उसमें चेंज करना पड़ता है। अब ये आपको प्रॉब्लम दिखती है सर? फॉर एग्जांपल सर एक एग्जांपल देके समझाइए ना। अच्छा, एग्जांपल मैं कैसे दे सकता हूं सर, क्योंकि मेरे पास अभी वैसी मशीन नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आपको सर जैसे कि कौन सा सर्विसेज के तौर पर सर, जैसे आपने बताया ना कि सर सर्विसेज आप कोई सर्विस जानते हैं बच्चे? अभी कोई भी सर्विस आप ऐसी बता सकते हैं जिसके बारे में नॉलेज हो आपको? ठीक है, मैं इसीलिए रोक रहा हूं क्योंकि मेरे को आगे पढ़ाना ही है इस चीज को। मैं अभी भी आपको एग्जांपल दूंगा, हाँ, तो आप समझने की कोशिश तो करेंगे लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा टफ होगा। ठीक है सर, एक बार ट्राई ऐसे कीजिए तो ना। अच्छा, हाँ, यही करो, आज की पूरी क्लास ऐसे ही जा रही है, इधर उधर के क्वेश्चन। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। देखो सिंपल है, मेरे को, हाँ, कौन सी सर्विस का नाम है जो, यार मेरे लिए तो प्रॉब्लम ये भी हो रही है कैसे। अच्छा, मान लो फायरवॉल समझते हैं ना, फायरवॉल आपकी मशीन में भी है, विंडोज मशीन में। ठीक है, यस सर, यस। आपने फॉर एग्जांपल कोई रिमोट सर्विस ही ऑन की, टेलनेट, टेलनेट का भी जिक्र हो रहा था। यस सर, टेलनेट SSH, टेलनेट, इस तरह की बात। अगर आपने ये सर्विस ऑन की तो आपको लगा कि मैंने कर लिया, आप जब आप इस सर्विस को दूसरी मशीन से एक्सेस करने जाते हैं तो बताता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। आपको लगता है कि मैंने तो लिनक्स पे ऑन किया हुआ है ये सर्विस, फिर ये हो क्यों नहीं सकता? आप चेक भी करते हो स्टेटस तो आपको दिखता है ये ऑन है। दरअसल में यहां पे आपका फायरवॉल जो है उसको रोक देता है। अब फायरवॉल में पहले जाके उसको अलाउ करो, या तो आप फायरवॉल को बंद कर दें या फायरवॉल को अलाउ करें, फायरवॉल में जाके चेंज करें। अब जब उधर एक्सेस करेंगे तो अब क्या करेगा, SC लिनक्स जो है उसको रोक देगा, बोला ना ये नहीं हो सकता। तो आपको ये दिखती है कि मैंने सर्विस ऑन कर दिया लेकिन बाकी दो जगह आपने एंट्री नहीं की, वो अब अगले मशीन से एक्सेस ही नहीं होगा। इसके और भी बड़े एग्जांपल्स अगर मैं डालना चाहूं तो फिर मैं NFS के बारे में डाल सकता हूं, लेकिन मैं ये वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा क्योंकि ये बाउंस करेगा बिल्कुल। अब NFS सर्विस में यूज कर लूं, अब NFS यूज ही ना होने देगा, बार बार मैसेज एक ही प्रॉम्प्ट करेगा कि दिस पोर्ट हैज बीन क्लोज बाय द रिमोट यूजर। अब आप परेशान, ये क्या हो रहा है, मैं तो सर्विस ऑन करके आया, मैंने सारी चीजें कर दी हैं। ठीक है, यस सर। अरे बताओ बच्चे, फोर्स करके तो समझ लिया, कितना समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया सर। तो इसीलिए कभी कभी रोकता हूं कि थोड़ा रुको, टाइम आएगा, अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं,
और क्वेश्चन जानना चाहते हैं सर्वर का, जबकि आइडिया भी नहीं है कि क्या है वो। ठीक है, नेक्स्ट टर्न आता है कि हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे कहा जाता है ये वायरस फ्री है, जबकि ऐसा है नहीं। बुक्स में मिल जाता है कि वायरस थ्रेड्स नहीं है इसके पास। ये हकीकत बात है कि बहुत कम है, रेयर है। आपकी लिनक्स मशीन जनरली वायरस से अफेक्टेड नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वायरस इसके है ही नहीं। ये वायरस फ्री क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक लॉजिक है। दरअसल में वायरस क्या है? Sir, it is a set of programs, sir. Set of instruction. एक प्रोग्राम है, क्या है अभिषेक? सर हार्मफुल स्क्रिप्ट्स कर सकते हैं। हार्मफुल Executable स्क्रिप्ट है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हार्मफुल स्क्रिप्ट, यानी कि हकीकत में वायरस इज अ प्रोग्राम दैट डू अनवांटेड एक्टिविटी, है ना। वो भी तो एक अच्छा प्रोग्राम है, जिसने उसको बड़ी मेहनत से बनाया उसके लिए तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है वो। लेकिन वो प्रोग्राम जब हमें हार्म करती है तो हमारे लिए वो वायरस। तो एक बात बताइए, हम आपको ही अगर कह दिया जाए कि तुम वायरस बनाओ एज अ प्रोग्रामर, तो आप ऐसा वायरस बनाना चाहेंगे ना जो मैक्सिमम यूजर्स को डिस्टर्ब करे। Yes, और जब sir. मैक्सिमम यूजर को डिस्टर्ब करने की बारी आएगी तो आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाना चाहेंगे वायरस? Windows. सर जो मैक्सिमम Yes, जो यूज sir. होता है। Linux, sir. जो मैक्सिमम यूज होता है, तभी तो आपका वायरस आपके लिए सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा, जिसने मार्केट में धूम मचा दिया, बहुत सारे लोग परेशान हो गए। कुछ चीजें ऐसी भी है जिसको मैं रोक रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ बोलने से, है ना, तभी तो किसी का अपना बिजनेस ग्रो करेगा।